नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए सारा आकाश उपन्यास का 5वां अध्याय, जिसमें 8-9 जितना अध्याय हो सकता है इसका कवर करने का कोशिश करूँगी। ज़्यादा लंबा भी नहीं करूँगी, आधा घंटा का समय तक करूँगी। तो देखिए कितना कवर होता है। तो जिनके एग्ज़ाम्स अभी हैं उनको ऑल द बेस्ट, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और आईएससी की प्रिपरेशन के लिए, या अगर आपको सारा आकाश का क्वेश्चन आंसर, चरित्र चित्रण वगैरह जानना है, तो आप इसका जो सारा आकाश का प्लेलिस्ट है उसको मैं आई बटन में दे दूंगी, तो आप वहाँ जाकर के प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा सारांश, चरित्र चित्रण, क्वेश्चन आंसर, और उसके साथ ही साथ अपने ब्लॉग स्पॉट, मतलब ब्लॉग्स का जिसमें क्वेश्चन आंसर लिखे हुए हैं, सारांश लिखा हुआ है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो वहाँ पर जाकर के आप पढ़ भी सकते हैं सारे क्वेश्चन आंसर। इवन जो अन्य चैप्टर्स हैं आईएससी के, वो चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो वहाँ जाकर के आप देख सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इसके साथ ही साथ मेरा नया चैनल इंडियन यूट्यूबर सुनीता के किस्से कहानियाँ, जहाँ मैं अपने नए ब्लॉग्स डालती हूँ, आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, उसके वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू। एक्चुअली मैं इसमें भी व्लॉग्स डाल सकती थी, पर आप इस चैनल पे सिर्फ कहानी सुनना पसंद करते हैं, इसलिए आप डिस्टर्ब ना हो। मतलब एक होता है ना कि एक व्लॉग्स हो गया, एक कहानी हो गई, तो आप लोग इस चैनल पे कहानी के माध्यम से आए हैं, इस वजह से मैं इस पर व्लॉग्स नहीं डाल रही। तो वहाँ पे मैं कहानी भी सुनाती हूँ, कुछ किस्से, कहानियाँ और व्लॉग्स। तो आप वहाँ जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिसका लिंक मैंने आई बटन में दे दिया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू। मुन्नी ने पूछा, क्यों भैया, तुम्हारी इम्तिहान कब से है? इम्तिहान? मैंने गर्दन खुजलाई। मुझे याद नहीं आया कि इम्तिहान है कब से। हालांकि इधर मैं इम्तिहान की तारीख और महत्व को रोज याद कर लेता था। मुन्नी ने जो कहा है उसका अर्थ क्या है, मेरी समझ में यह भी नहीं आया। यही नहीं, पहली बार तो मैं यह भी नहीं पहचान सका कि सामने जो मुझसे बोल रहा है वह है कौन। और फिर इम्तिहान की बात का ख्याल आया तो मैं उन्हीं के बारे में सोचता रहा। मुन्नी की उपस्थिति और उसके द्वारा पूछी गई बात को एकदम भूल ही गया। मैं धीरे धीरे पागल तो नहीं होता जा रहा हूँ? जैसे ही यह बात मन में उठी, मैंने जोर देकर कई बार दोहराया, नहीं नहीं, मैं कोई असंगत व्यवहार नहीं करता। मेरे सोचने में एक क्रमबद्धता है, रहन सहन का पूरा ख्याल रखता हूँ। जितना ही मैं अपने को समझता हूँ कि मैं पागल नहीं हो रहा, उतना ही भीतर यह विश्वास जड़ जमाता जाता है कि मैं निश्चय ही पागल होता जा रहा हूँ। अगर मान लो यह बात सच भी है, तो इसका प्रारंभ कब से हुआ? समस्त शक्ति से पड़ता चाटा, झटक कर दूसरी और दीवार से टकराया हुआ सिर, और फिर लड़खड़ाकर गिरती हुई देह। अकारण ही रह रहकर बिजली की कौंध की तरह जब दृश्य आंखों में चमक उठता तो हृदय बादलों की तरह फट जाता। हर समय पश्चाताप और ग्लानि के गड़े हुए पंजे दिल में कसकते रहते। मुझे यह नहीं करना चाहिए था। उस पर हाथ उठा ही कैसे? मैं कैसे वह जंगलीपन की हरकत कर सका? यह सारी घटना सचमुच हुई थी, और यह सिर्फ मेरी कल्पना या सपना तो नहीं। मगर उसे भी तो यह सब नहीं करना चाहिए था। मिट्टी के ढेले और गणेश जी में अंतर नहीं दिखाई दिया? अगर किसी के घर इस तरह का विश्वास है भी, तो उनका अपमान करने का अधिकार उसे किसने दिया? पढ़ने लिखने का यही सब अर्थ है। पढ़े तो हम भी हैं। और हजारों बातों की एक बात यह है कि अपनी संस्कृति और पूज्य देवों की अवज्ञा हम किसी कीमत पे नहीं सह सकते। अच्छा हुआ उसे एक सबक मिल गया। इस तरह मैं इसके अपराध को बढ़ा चढ़ाकर अपने को यह समझाने की कोशिश करता कि मेरा व्यवहार उचित था। मान लो कल को कुछ हो हुआ बजाय, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? यूं सत्यार्थ प्रकाश जैसी पुस्तकें पढ़ने से इन सब दुनिया भर के देवी देवताओं से विश्वास उठ गया था, लेकिन दूसरों के विश्वास का मुझे ख्याल बराबर था। किसी को पूजा ना जाए तो अपमान भी क्यों किया जाए? सब कुछ कहता, अपने को समझाता, लेकिन भीतर से कोई बोलता रहता कि हाथ उठाना ठीक नहीं हुआ। उस घटना के दूसरे दिन तो मेरी बाहर निकलने की हिम्मत ही नहीं हुई। जब सोकर उठा
तो ऐसा लगा मैं न जाने कब से बीमार पड़ा हूँ। मेरे पोर पोर में दर्द हो रहा था। लोगों से आंख कैसे मिलाऊंगा? इतना बड़ा अपराध कर चुकने के बाद बाहर रोशनी में कैसे निकलूंगा? और अगर कहीं वह सामने ही पड़ गई और उसके गाल का निशान मुझे दिख गया तो कैसे सहूंगा मैं उस दृश्य को? और मैं इसी पेशोपेश में चोर की तरह बाहर निकल गया। दिन भर यूं ही निर्लक्ष्य और निरुद्देश्य भटकता रहा। पार्क में पेड़ के नीचे बैठे बैठे अपने आप से पूछा, यह दिन भर अपने आप में डूबे रहना, बात बेबात चिड़चिड़ाना, दूसरों को कष्ट पहुंचाकर आनंद लेना, व्यर्थ ही अपने पर नियंत्रण खोकर मार पीट कर बैठना, लड़ना और रोना, यह सब मुझे आखिर हो क्या रहा है? अपने को चाहे जैसे समझाता रहूं, लेकिन कोई मेरी इन बाहरी हरकतों को देखे तो क्या यही अंदाजा नहीं लगाएगा कि मैं पागल हो रहा हूं? अच्छी शादी हुई है भाई, यह मुझे हो क्या गया है? बहुत दिनों बाद आज फिर मंदिर की तरफ जाकर अपनी जगह दिन भर बैठा रहा। उफ, मुझसे कितना जघन्य काम हो गया। हे भगवान, मैं क्या करूं? रह रहकर अपने ऊपर झुंझलाहट आती कि क्या सिरदर्द मोल ले लिया। हर समय प्रभा प्रभा के प्रति किए गए व्यवहार की जुगाली करना, इन सारी बातों में कितना नुकसान कर रहा हूं मैं अपना। दुनिया में बस यही एक काम रह गया है। क्लास में गए तो गुमसुम बैठे रहे, फिर चुपचाप मुंह लटकाए चले आए। 24 घंटे केवल यही बातें, सोते जागते बस एक ही चर्चा। 8-10 महीने में खुलकर बातें करना, हंसना मुस्कुराना सब भूल गया मैं तो। उस दिन फिर मैंने संकल्प किया कि जो हुआ सो हुआ। अब मैं घर बाहर सबको भूलकर सिर्फ और सिर्फ अपने इम्तिहान के बारे में सोचूंगा और किसी भी तरफ ध्यान नहीं दूंगा। जो भी हो गया उसे लेकर अब रात दिन अपना दिमाग खराब करना तो बेकार है ना। मुझे दुनिया में किसी से कोई मतलब नहीं, कोई मेरा सगा नहीं, किसी के प्रति मेरी कोई गलती नहीं और किसी की प्रति मेरी जिम्मेदारी नहीं। सब अपने अपने भाग्य लेकर आते हैं, अपना अपना रास्ता चुनते हैं। हे प्रभु, तुम साक्षी रहना, मेरी आज तक की गलतियों को माफ़ करना। अब मैं केवल अपने तक ही रहूँगा, केवल पढ़ूंगा। और उस दिन के बाद मैं सचमुच मुझे अपने भीतर एक अजीब परिवर्तन लगने लगा। पहले घर और बाहर की जो बातें मुझे दिन भर परेशान कर रखती या जिनसे मेरी मानसिक शांति घंटों के लिए भंग हो जाया करती, उन बातों को मैं देखता और फिर अपने पढ़ने और इम्तिहान की बात सोचने लगता। बस पढ़ाई का यह भूत था जिसे मैं बलपूर्वक अपने सामने रखता और दिन रात इसमें ही लड़ता रहता। घर में रहने से बेकार दिमाग बटेगा, इसलिए अक्सर बाहर ही रहता। यहाँ तो कुछ ना कुछ होता ही रहता है। चलते फिरते किसी दुकानदार के पास से लेकर अखबार देख लेता और दिन का अधिकांश भाग दिवाकर के साथ कटता। गप्पे लड़ाने का मौका कम ही आता। वह कभी कोई बात शुरू कर देता तो बातों का सिलसिला चल निकलता। वह अपने किन्हीं शिरीष भाई साहब की बातें निहायत ही श्रद्धा और गदगद भाव से बताया करता। हर बार कहता कि वे आएंगे तो जरूर मिलाएगा। मुझे कोई खास उत्सुकता नहीं थी, आएंगे तो मिल लूंगा। सभी को आश्चर्य था कि मुझे पढ़ते रहने का यह कौन सा नशा छा गया। उस दिन की घटना पर किसी ने कोई बात नहीं की। बाबूजी, भाई साहब सभी ने सुना और भाभी तो लगभग प्रसन्न हुई। छोटे भाई इस तरह से मुझसे कतराते वे मानो बिना किसी कारण उन पर झपट पड़ूंगा। उस समय भीतर दबी आशंका उभर कर ऊपर आ जाती। सचमुच क्या मुझे देखने में कुछ भयानक लगता है? होगा भी। सिर झटक कर मैं फिर अपने काम में लग जाता। यूं भी घर में सब अपने अपने में व्यस्त रहते थे। भाभी से अब सामना कम ही होता। जब भी मैं घर आता वे कहीं एकांत में बैठी अपनी बच्ची में उलझी होती। कभी दूध पिला रही होती तो कभी तेल लगाकर गर्म पानी से नहला रही होती। प्रसव के बाद से घर का काम तो उन्होंने बिल्कुल ही छोड़ दिया था। मुन्नी अपनी इच्छा की मालकिन थी। या तो भाभी की बच्ची को खिलाती रहती या गुमसुम पड़ी रहती। घर का अब सारा काम प्रभा के ऊपर ही आ गया था। लेकिन मुझे इसमें ना तो ध्यान देने लायक कोई बात लगती और ना ही कुछ अनोखा मालूम होता। वह कब खाती है, कब आराम करती है, इस बात को सोचना मैं जाने कब कब भूल चुका था। कभी कभी उसका कोई पत्र आता तो हम लोगों में से कोई ना कोई उसे जरूर खोल देता। पढ़ने के बाद ही खत उस तक पहुंचता। यह पत्र लिखकर चाहे किसी को डालने को दे, उसे पढ़ा जरूर जाता। लिफाफे को पानी से गीला करके खोला जाता, कहीं घर के बारे में कोई उल्टी सीधी बात तो नहीं आ जा रही। वैसे शायद उसने पत्र लिखने अब बंद कर दिए थे। सुना एक दिन अम्मा जी कह रही थी, अरे क्यों री बहू, तू चिट्ठी विट्ठी नहीं डालती? अपने बाप के पास तेरे बाप की चिट्ठी आई है, पूछा है कहीं तू बीमार तो नहीं? क्या लिखूं अम्मा जी, आप देख ही रही हैं सब ठीक है। चटनी पीसना छोड़कर प्रभा बोली। अरे सो तो मैं देख ही रही हूँ, पर फिर भी बिटिया कभी कभी डाल दिया कर 2 हरफ।
माँ बाप का मन है, लिखा है 5-6 खत डाले, तूने एक का भी जवाब नहीं दिया। जाने कितने दिनों बाद प्रभा ने माँ का नरम स्वर सुना। मैं राशन लाने के लिए थैला खाली कर रहा था, देखा कि उसकी आंखें छलछला आई। थोड़ी देर चुप रही, फिर कुछ घुटती सी धीरे से बोली, लिखूंगी अम्मा जी। मैं बिना किसी और देखे वहां से चला आया। पता नहीं इस बारे में और क्या बात हुई। बार बार बात उभरकर मन में आई, लेकिन मैंने अपने को जोर जोर से पढ़ाई में लगा दिया। असल में मुझे ऐसा लगने लगा था कि मेरी संवेदनशीलता और महसूस करने की शक्ति धीरे धीरे या तो समाप्त हो रही है या सुन। मुझे कोई भी चीज़ इस लायक नहीं लगती थी कि उस और सोचा जाए। उदाहरण के लिए, मेरा सारा काम वही करती थी, लेकिन मैं अधिक से अधिक तटस्थ रहता। रात को लोटा भरकर पानी रख जाती। कभी भाई साहब, बाबूजी या अम्मा जी की इच्छा से गुड़ की चाय बनती तो गिलास कटोरी में चाय चुपचाप मेरे पास आ जाती। बिना देखे कि कौन लाया है, मैं उसे पी जाता। अधिकांशतः चौके में वही रहती थी, इसलिए पहले पहल खाने में बड़ी दिक्कत आई। रोटी इत्यादि लेने के लिए मैं मुन्नी को पुकारता। अब धीरे धीरे वह खुद परोसने लगी। थाली अपनी ओर खींचकर मैं जल्दी से भगवान का भोग लगाता और खाना शुरू कर देता। ऊपर से और रोटियों की जरूरत होती तो थाली उसकी तरफ खिसका देता। जो चीज कम दिखाई देती वही मिल जाती। पहले तो यह ढंग बड़ा विचित्र लगा, मन ही मन हंसी भी आई, लेकिन अब इसमें कोई नयापन नहीं लगता। अब तो कतई झिझक नहीं होती थी। ऐसा लगता था कि यह क्रम जिंदगी भर चलाया जा सकता है। जैसे मशीन से काम लिया, नल से में पानी पिया और चल दिए, ठीक उसी तरह अपना काम पूरा हो जाने पर मैं अपने में डूब जाता। सच पूछा जाए तो बोलने के सिवा सारे काम हो ही रहे थे। मेरा यह अनुभव करना एकदम भुला दिया था कि प्रभा भी कोई चलता फिरता संवेदनशील प्राणी है और उसका मुझसे कोई संबंध भी है। अब तो मैं हर बात को इस तरह देखने लगा था कि जैसे वह बात मुझसे दूर और अलग की हो। इस प्रकार मैं सब कुछ भूलता चला जा रहा था, और यह भूलने का क्रम कुछ ऐसी तेजी से चला कि मुझे खुद डर लगने लगा। कहीं कहीं यह पागल होने की भूमिका ही तो नहीं। हर गुजरा हुआ दिन मुझे सपने जैसा धुंधला और असत्य लगता, और हर आने वाली बात के प्रति एक जड़ता छाई रहती। साथ ही यह भी महसूस होता कि मैं सिर्फ संसार और अपने आसपास को ही नहीं, अपने आप को भी भूले जा रहा हूँ। नहाने खाने तक का ध्यान नहीं रहता। मौके बेमौके सनक उठती और सब कुछ छोड़ छाड़ कर गीता पढ़ने बैठ जाता। अपने कपड़ों और चीज़ों की याद ही नहीं रहती। पढ़ते पढ़ते किताब कहीं रखकर भूल जाता और फिर घंटों उसे खोजता रहता। और जब वह अक्सर किताबों के ढेर में मिल जाती तो माथा ठोक लेता। कलम, पेंसिल, चाबी और पैसे अक्सर ही खोते रहते, या कहूँ उन्हें रखकर भूलता जाता। हालत यहाँ तक बढ़ती चली जा रही थी कि सुबह की पड़ी हुई चीज़ संध्या को भूल जाता। जिस किताब को भी उठाता बिल्कुल नहीं लगती, हमेशा खोया खोया सा रहता। लगता ऐसा था जैसे कि मेरे भीतर कोई चेतना शक्ति धीरे धीरे मरती चली जा रही है, या जो अंतस्थल पानी की तरह, सतह की तरह आंदोलित हो उठता, अब बर्फ की तरह जमकर ठोस ठोस और निर्जीव होता जा रहा है। कोई भी बात उस पर पड़ती और चिटक कर दूर जा गिरती, मानो कुछ हुआ ही ना हो। बस एक चीज़ थी जो मैं नहीं भुलाता, मुझे इम्तिहान देना है। ठोस पत्थर पर जैसे जल की धारा बहती चली जाए, उसी तरह समय दिन और रात की लहरों में बहता चला जा रहा था, और मैं चेतना शून्य होकर देखता था कि पत्थर ज्यों का त्यों है। 10 बजने को आए थे और अभी दाल में उफान भी नहीं आया था। प्रभा जल्दी जल्दी आटा गूंथ रही थी। मैं एक बार रसोई का चक्कर लगाया था और अब निकलने की बात सोच ही रहा था कि मुन्नी भागी हुई आई। छोटी भाभी, तुमने बड़ी भाभी को दूध नहीं पहुंचाया? वे नाराज होकर रो रही हैं। प्रभा ने आटे में ही अपने को व्यस्त रखा। वो मुलायम स्वर में कहा, बीबी जी, दूध किया हुआ रखा है, लेकिन तुम देख लो, अभी दाल में उफान आता होगा। सब खाने वाले आते होंगे, एक एक रोटी को बिठाना अच्छा नहीं लगता। 2-4 पहले से निकाल लूँ तो संभाल लूँगी। फिर खुशामद स्वर में बोली, बीबी जी, जरा तुम दे आओ ना, जरा चूल्हे में के बगल में ही रखा है, कटोरी से ढका हुआ। मुन्नी ने उधर जाकर देखा तो उसका मुंह एकदम खुला रह गया। हाय भाभी, यह तो फैल गया। अब फैल गया? उसका चेहरा एकदम फक हो गया। हाथ का काम छोड़कर उधर लग गई। मैंने तो ठीक रखा था, पता नहीं। अब बड़ी भाभी सारा घर सर पर उठा लेंगी। तभी उधर सुना, अमर अम्मा से शिकायत कर रहा था, अम्मा तुम भी देख लो, 10 बज रहे हैं, अभी तक खाना भी नहीं बना। कब खाना खाएं, कब पढ़ने जाएं? अरे तुम्हें चाहे देर हो या सवेर, वह तो धीरे धीरे ही ना करेगी, अम्मा ने ताने से कहा। वे इन बातों के लिए पूजा बीच में तोड़ देती। अपनी बात कहकर फिर पूजा वहीं से शुरू कर देती। बोली, एक दिन का काम हो तो देर भी समझ आवे है। बोलो, जो काम तुम्हें रोज करना है उसे तो तुम संभाल ना सको हो।
अमर वहीं से कहता हुआ चौके में आया। भाभी तो आटा गूंथ रही है, अभी तो दाल ही हो रही है। फिर उसने रसोई के बीच वाली कमर बराबर ऊंची दीवार से झांक कर देखा दाल चढ़ी भी है या नहीं। धुएं से उसकी आंखों में पानी भर आया। मुन्नी फैले हुए दूध के पास खड़ी थी और डरी सहमी सी प्रभा आटे के हाथों से ही धरती से समेट रही थी। वहीं से अमर चिल्लाया, अजी यहाँ तो खूब दूध फैलाया जा रहा है। सुनते ही अम्मा सारा पूजा पाठ भूल गई, जैसे बारूद के ढेर में आग लग गई। फैला दिया दूध, अरे चलो अच्छा हुआ, उसकी गांठ से क्या जाता है। उसका तो बाप भूरी गैस बंधवा गया ना, जो रोज कम से कम दूध फैल रहा है, कभी उफान आ रहा है, उबल उबल कर सारी दाल फैली जा रही है, कोई देखने वाला नहीं है। अरे अंधी हो गई है क्या। फूहड़ चाले सब घर हाले, चलेगी तो कभी यह तोड़ कभी यह फोड़। समझ में नहीं आता हाथ पैरों में दम भी है या नहीं। थूथन ऊपर उठाकर काम करेगी। मस्त रही है, खूब ठूसते है, 2.5 सेर भर लिया। अब बोलो बहू बेचारी भूखी मरेगी या नहीं। लक्षण एक नहीं है जो एक नाम लेने की भी हो। आग लगे ऐसी पढ़ाई को। 10वीं पढ़ी है, 10वीं। क्या घूरे जैसी हालत कर रखी है रसोई की। चकला इधर पड़ा है, बेलन वहां लुढ़क रहा है, खाने को बैठो तो उबका ही आवे है। हे भगवान, अच्छी हमारे मत्थे मड़ी है। हम तो यहाँ जाने कैसे रो धोकर अपने दिन निकाल रहे हैं और वहां आसमान से बरसता दिखाई देवे है। आगे और क्या हुआ इसकी जरा भी चिंता किए बिना मैं किताबें उठाकर पढ़ने चला गया। पहला समय होता तो ना जाने क्या करता कहता, पर अब लगा ये सारी बातें ध्यान देने लायक नहीं है। प्रभा ने जो कुछ किया या प्रभा जो कुछ करती है वह अच्छा है या बुरा, यह सब समझने की जरूरत ही महसूस नहीं होती। मानो जो कुछ भी कर रही है उसमें कुछ असाधारण तो नहीं है। अब तो बिल्कुल ऐसा लगने लगा जैसे ना तो प्रभा से मेरा कोई संबंध है और ना घर वाले ही मेरे अपने हैं। बीच में 2-1 पीरियड खाली देखकर समय निकालकर आया तो देखा मेरे ही कमरे में थाली ढकी है। जल्दी जल्दी पेट में डाला और फिर भागा। कुछ भी खास नहीं लगा। हाँ, घर की हवा से इतना जरूर लग गया कि बाद में उस बात को लेकर महाभारत हुआ होगा। हमें क्या, जो हुआ सो हुआ। फरवरी शुरू हो गई थी, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था। मार्च के शुरू में ही इम्तिहान थे, इसलिए आजकल तैयारियों के लिए छुट्टियां हो गई थी। मैं अक्सर दिवाकर के यहाँ पढ़ने चला जाता। घर में कोई ऐसी जगह ही नहीं थी जहाँ बिना किसी विघ्न बाधा में दोपहर या शाम को भी पढ़ते रहा जा सके। कोई ना कोई हंगामा होता ही रहता, कोई ना कोई काम निकल आता। अरे जरा सा दौड़कर चक्की से आटा ले आओ भैया, मुन्नी कहती। भाभी पूछती, वैद्य जी से कहकर कोई अच्छी सी घुट्टी नहीं ला दोगे लाला जी। इसके अलावा साथ पढ़ने में बहुत सी बातें अच्छी तरह समझ में आती थी। हम दोनों कभी कभी किसी प्रोफेसर के पास पूछने भी चले जाते थे। अकेले तो मेरी हिम्मत नहीं थी। उसके पास घर पर से बिल्कुल अलग अपना एक कमरा था, इसलिए कभी कभी रात को भी उसके यहाँ ही रह जाता। सच पूछा जाए तो मुझे उसके यहाँ पढ़ने सोने में घर से ज़्यादा शांति मिलती थी। अपने घर तो जब भी जाओ कोई ना कोई कांड होकर चुका होता है और उसके कारण सबके चेहरे मनहूस होते हैं या फिर कांड हो रहा होता है। कभी कभी बैठी अम्मा रो रही, कभी कभी भाभी बड़बड़ा रही है। हाँ, एक चीज़ थी जो कभी कभी दिल पर घूसा जैसा मार देती थी, प्रभा का चेहरा। मैंने सदैव ही अपरिवर्तनीय और ऐसा भावहीन देखा मानो किसी ने पत्थर का बना दिया हो। हमेशा गंभीर और कुछ हद तक मनहूस। उसकी आंखों के आसपास काले गड्ढे बने रहते और जाड़े के मारे होठ पपड़ाए रहते। एड़ियों में मैल भरी बिवाइयाँ झाँका करती। सुबह दिवाकर के यहाँ से लौटा तो अम्मा से प्यार से समझाकर डांट रही थी, जाने सिर कब का धुला हुआ है, इसे कभी कभी तो धो लिया कर, कल मुँह ही बना रखा है कंजरों जैसा। ला इधर ला, मैं दिया सलाई लगा दूँ इसमें, रोज रोज की जल्लती जाए। पता नहीं कितनी जुएं पड़ गई होंगी और खाने में जाती होंगी। अम्मा के स्वर में न क्रोध था और न ताना। शायद इसी से उसने हिम्मत करके कहा, अम्मा जी अब तुम ही बताओ किस वक्त हो। यह बताना बड़ा मुश्किल था कि अम्मा किस बात से भड़क उठेंगी। उनके स्वर में तेजी आ गई। ओहो, अब तो यह जताने लगी है कि मैं कितना काम करूं। वाहरी अच्छी बहू है, तू तो काम के ताने देने लगी। अरे तुझे अपना काम करने की फुर्सत नहीं मिलती, खाने की तो मिल जाती है ना। जरा गिना तो दे मुझे ऐसा कौन कौन सा काम कर रही है। दोनों वक्त का रोटी का ही तो काम है। एक काम कह लो सो तुम्हारे चाहो तो सारा दिन लगा दो। मुझे तो बता कौन सा घर है जहाँ बहुएं काम ना करती हैं। बहना तेरे बाप के घर यहाँ 10 नौकर लगे होंगे, हमारे यहाँ तो सब बहुएं ही करे हैं। मैं नल के पास कोयले में से दांत साफ कर रहा था। रोती हुई बच्ची को दोनों हाथों में झुलाते हुए भाभी मेरी और इशारा करके कहा, देख लो जरा सा काम करना क्या पड़ा, रोज हल्ले करे है। बोलो हम ना करते थे, कहीं किसी अम्मा जी से पूछ लो।
जरासी करने का अलग ही एहसान जता रही है। एहसान तेरे काम का तो एहसान जताइयो मत रही बहू। जितना तूने कियो है उतना मैं ब्याज समझ चुका दूंगी, ना कहीं कल जाकर कहे भैया वहीं से करजे। क्या दिन रात की चक 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 चक, दिन निकला नहीं शुरू हो गए। कोई और काम नहीं है क्या? 9 बज रहे हैं। लेकिन उनकी बात को किसी ने नहीं सुना। अम्मा ने अपने आप ही कहा चकचक होती रहती है, तब तो यह हाल होता है। ना हो तो एक दिन सारे घर का पटराना बैठ जाए। यहाँ तो सभी लातों के देवता हैं। जब तक कुछ कहो नहीं, काम अजाला कि पत्ता हिल जाए। अब कहूंगी नहीं तो धोती सिलेगी थोड़े ही, चाहे पूरी फट जाए। अरे मैली कैसी चिकट कर रखी है, देखो क्यों री। गंदी और फटी धोती तुझे दिखाई नहीं देती है? यूं कहो कि धोने के नाम से दम निकलता है। कौन मेहनत करे, वही तो वहां तो पलंग पर बिछा देती है, हाथ से पकड़ा दी 2 किताबें बस। आंखों पर पानी की छींटें मारते हुए मैंने देखा धोती इतनी जगह से छलनी हो रही थी कि ना तो सिलने की ही गुंजाइश थी और न धुलने की। फटी हुई जगह से जाड़े के स्वागत में खड़े खड़े हुए बड़े बड़े रोंगटे दिखाई देते थे। होगा हमें क्या का भाव उठा और मुंह धोकर अंगोछे से मुंह और गर्दन रगड़ता हुआ चला गया। मन में जरा सी उत्सुकता नहीं हुई कि देखे इस झगड़े का अंत कैसे हुआ और इस बात को लेकर आगे जाकर क्या रुख होगा। लगा सोचने और महसूस करने की शक्ति कभी मेरे अंदर भीतर थी ही नहीं। दोपहर के बाद आया तो बाबूजी नाराज हो रहे थे। अरे इससे पर्दा नहीं होता तो मत करे, छाती पर पत्थर रख के सह लेंगे, लेकिन बेशर्मी की हद है। ऊपर जाकर सिर धोने में तुम्हें दिखा नहीं कि चारों तरफ लोग क्या कहेंगे? जाड़ों में धूप सेकने के बहाने सभी तो ऊपर छतों पर चले जाते हैं। इधर उधर ताक झाक करने में उनके बाप का क्या जाता है? और यह मुन्नी भी इतनी बड़ी हो गई है, इसे नहीं सोचा बैठी बैठी सिर पर पानी डाल रही थी। मुन्नी ने मुंह बनाकर कहा, बाबूजी तुम भी अनोखी बात करते हो। अब ऐसी तो ठंड है, तुमने तो राम राम करके उल्टा सीधा पानी 2 लोटे डाला और नहाने का नाम करके चल दिए। पर हम लोगों का सिर तो कोई ऐसे धुलता है? 2 घंटे लगते हैं, तब तक नीचे ऐसे जाने में कोई कैसे भीगे? हाथ में पानी लो तो काटने को दौड़ता है। ऊपर छत पर धूप थी, अगर चली ही गई तो ऐसी कौन सी आफत आ पड़ी? अरे तो जाड़े पड़ते ही रहेंगे। मुन्नी का रवैया देखकर बाबूजी कुछ ठंडे हो गए। अम्मा बोली, मेरे पास तो है नहीं भैया 3 रुपए मन की लकड़ी दिन भर पानी गर्म करने को। एक हो तो किया भी जाए, पूरी फौज के लिए तो 2 मन लकड़ी पानी के लिए ही चली जाएगी। अम्मा को बोलने की शक्ति इन दिनों आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई थी। भाभी हमेशा बच्ची को ही टांगे फिरती थी और मेरा सारा शरीर इस तरह सुन्न रहता है जैसे किसी ने अफीम का इंजेक्शन लगा दिया हो। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे किसी सख्त खोल के भीतर इतना गहरा बंद कर दिया गया है, वहाँ ना तो कोई स्वर पहुँच पाता है और ना कोई चीज़ मुझे छू पाती है। मेरे भीतर कोई बोलता महसूस करता है या नहीं, यह भी नहीं मैं जान पाया। या तो वहाँ संवेदनाएं घुटकर रह जाती हैं, संवेदना जैसी कोई चीज़ ही नहीं रह गई। बाहर और भीतर सब अयथार्थ लगता ऊपर की तह मजबूत हो गई है और भीतर भी प्रतिशत कुछ जमकर सख्त होता चला है। यह धीरे धीरे मेरा अंतर्बाह्य सब कुछ पत्थर हो गया है। नहीं नहीं, यह सब नहीं सोचना। परीक्षाओं में अब सिर्फ 5 से 7 दिन रह गए हैं। आखिरी पेपर करके हॉल से निकला तो तबीयत बड़ी हल्की और खुश थी। पर्चे अच्छे हो गए थे। एक बहुत बड़ा बोझ सिर से उतरा। पहले तो एक काम था जिसमें जी जान से लगे थे, लेकिन अब क्या करेंगे? इस समस्या पर सोचने से पहले ही दिवाकर बोला, चलो आज खूब डटकर सिनेमा देखा जाए। क्यों? वह हो जाए, वर्षों से देखा नहीं। अगर वह खुद ना कहता तो मेरे लिए बड़े धर्म संकट का विषय हो जाता। आज हम दिखाएंगे और अगर माताजी राजी हो गई तो किरण को भी ले चलेंगे। बेचारी को ना जाने कब से सिनेमा देखने को नहीं मिला। सोचती होगी किस कुएं में आ फंसी। जब हम लोग अलग हुए तो उसने फिर एक बार याद दिलाया कि मैं ठीक समय पर शाम को पहुंच जाऊं। ऐसा ना हो कि अपनी दार्शनिकता में ही उलझा रहूं। लेकिन उस बेचारे को क्या पता था कि घर पर कौन सी घटना मेरी राह देख रही थी। एक युग के बाद अचानक मुन्नी के पतिदेव तशरीफ लाए हुए थे। मुझे न जाने क्यों उस आदमी की सूरत से भी नफरत थी। सारे घर में एक तरह की हलचल मची थी। सबको आश्चर्य था कि उन्हें टिकाया गया था बाहर वाली बैठक में। इसी से अक्सर बाबूजी और भाई साहब बैठे रहते थे जहाँ पर, और तो कुछ पता नहीं चला। हाँ, आते ही उन्होंने यह बता दिया कि मुन्नी को लेने आए हैं, जिसने 2-2.5 साल से कोई सूचना या पत्र तक नहीं दिया। कभी यह जानने की कोशिश नहीं की मुन्नी मर गई या जिंदा है। बाबूजी के 20 पत्र को जो चबा गया और जिसे बिरादरी का प्रभाव भी नहीं ला सका, उसे अचानक यूं आए देखकर सब के सब हक्के बक्के रह गए। वह मुन्नी को लेने आया है, यह सुनकर मैं तो स्तंभित ही रह गया। घर में
सब लोग बड़े सहमे सहमे और आपस में बातचीत करने को उत्सुक घूम रहे थे। प्रभा और मुन्नी चुपचाप चौके में लगी हुई थी। भाभी जी और अम्मा धीरे धीरे खुसुर पुसुर कुछ बातें कर रही थी, तरह तरह के अनुमान लगा रही थी और रह रहकर कुंवर को बाहर भेज देती थी, जा चुपके से सुन के तो आ, तेरे बाबूजी और उनमें क्या क्या बातें हो रही हैं। भाभी खुद भी सदे पंजों से अपने को भरसक आड़ में रखती हुई दरवाजे की ओट में आती और कान लगाकर सुनती, फिर तुरंत जाकर अम्मा को सारे समाचार देती, कुछ सुन लेती, बाकी घटना बढ़ाना अनुमान से कर लेती। सभी इस अप्रत्याशित हृदय परिवर्तन का कारण जानना चाहते थे। बैठक में काफी गंभीरता पूर्वक बातें चल रही थी। रात को खाना इत्यादि खिला चुकने के बाद बाबूजी ने आकर अम्मा को सूचना दी, कल मुन्नी जाएगी सुबह 10 बजे की गाड़ी से। सारे घर में सन्नाटा छा गया। आखिर मामला क्या है जानने को हम सब पास गिराए। अम्मा ने इतनी देर मामला जानने की प्रतीक्षा में जो कष्ट सहा था, इससे वे झल्ला रही थी। झुलाकर बोली, अजी बैठो तो सही, कुछ बताओगे कि चले जाए, कल मुन्नी जाएगी, ऐसी क्या आफत आई है अब नुपियोते पर? 2 साल कौन सी मक्खी छींक रही थी? अम्मा का गला बिछा हुआ था, कहीं बैठक में स्वर ना पहुंच जाए। बाबूजी अम्मा की खाट की पाटी पर पैरों की तरफ बैठ गए। जमीन पर छोटी सी लालटेन रखी थी। हम सब उसके आसपास गोला बनाए जाड़े के कारण उकड़ू बैठे थे। घुटनों पर ठोड़ियां टिकाई। सभी को बाबूजी की बात जानने की उत्सुकता थी। मुन्नी एक और दीवार लगी पहले ही बैठी थी। जबरदस्ती बच्ची को सुलाकर लंबा सा घूंघट निकाले भाभी भी आ गई। हाँ, प्रभा नहीं दिखाई दी। हम लोगों के बीच में वही एक हल्की रोशनी थी जो मेरे भाई साहब अमर और कुंवर की घेरा बनाकर बैठ जाने के कारण धुंधली और ढक सी गई थी। कुंवर डरते हुए लालटेन के सिर पर हाथ रखकर गर्माहट लेने का प्रयत्न कर रहा था ताकि ऐसे गंभीर अवसर पर उसका कोई हाथ ना झटक दे, लेकिन उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। संजीदगी से बाबूजी ने बताया, भाई वह मुन्नी को लेने आया है, बहुत माफ़ी वाफ़ी मांग रहा है, अफसोस जाहिर कर रहा है कि गलती हो गई, अब कभी ऐसा ना होगा। अगर ऐसी बात सुनी तो कान पकड़ लेना, जो बिरादरी में का दंड है भरूंगा। जब रुआसा सा हो गया तो मैं क्या करता? तो आखिर कुछ बात भी तो की, या रुआसा सा हो आया? अब अचानक कौन सी अक्ल दाड़ फूट आई कमबख्त की? उस चुड़ैल का क्या हुआ? अपने जमाई के लिए अम्मा जिस प्रकार का भाषा का प्रयोग कर रही थी वह नहीं थी। उस चुड़ैल के कारण ही तो आफत अकल आई है। 5-6 महीने हो गए हैं, सब कपड़े जेवर समेटकर चंपत हो गई। पुलिस में रिपोर्ट भी की, मगर हाथ आती तब ना। अब जाकर सारा दिमाग ठिकाने लगा है। हम सब चौंके। ओह, तो यह बात है। अब गरज पड़ी तो लाट साहब आए हैं, कुंवर ने झल्ला कर कहा। बाबूजी मत भेजना मुन्नी जीजी को। इस गंभीर वातावरण में उसकी बात किसी भी महत्व में नहीं मानी गई। भाई साहब ने बताया, अब तो कहता है कि उसने मुझे बर्बाद कर दिया, पहले अंधा कर दिया था, अपना भला बुरा कुछ भी सोचना बंद हो गया था। पता नहीं उसके बहकावे में आकर कहाँ चरने चली गई थी अकल। गई थी तेरी अम्मा के पीहर। अम्मा ने क्रोध में झटका, फिर गहरी सांस लेकर बोली, अब ऐसे आदमी का ठीक क्या है? कल किसी दूसरी को बहकावे में आ जाएगा। मैं तो अपनी लौंडिया को ना भेजूंगी। पहले अधमरी कर दिया था, आपकी मार के ही छोड़ेगा। भाई कसम खा रहा है, विश्वास दिलाता है, बाबूजी ने समझाते हुए कहा। और बातों से भी लगता है कि अब समझ आ गई। धीरज की माँ, हो गई गलती एक बार, अब क्या कोई जिंदगी भर यही करता रहेगा? इस उम्र में आदमी को होश तो रहता नहीं। हमने उससे सारी बातें साफ साफ कर ली हैं। अम्मा नहीं मानी, उसी तरह लापरवाही से बोली, तुम्हारी बातों का क्या है? जिसने जैसा समझा दिया वैसा मान गए। अजी बस यही बात बुरी लगती है, मुझे गुस्सा आ जाता है। तुम समझती तो खाक नहीं हो और बस अपनी अपनी गाय जाती हो। अरे कभी दूसरों की भी सुन लिया करो। परेशान और हारे स्वर में बाबूजी ने कहा। इस वक्त उसकी गरज ही सही, आया तो खुद है ना। एक दफ़ा ठोकर खाकर उसकी आंखें खुल गई। बातों से भी पता चलता है कि उसे काफ़ी पछतावा है और तंग वंग नहीं करेगा। ऐसी हालत में तुम ही बताओ, भेज देने में क्या हर्ज है? अच्छा और नहीं तो क्या, यूं ही ज़िंदगी भर बिठा कर रखोगी? उसे पढ़ा लिखा देते तो कोई हुनर सिखा दे। इतना अपने पास है नहीं। लड़की की ही देखभाल नहीं हो पाती, लड़कों की देखभाल नहीं हो पाती है तो फिर सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी है। हम लोग भी आखिर कब तक रखेंगे? और अगर ना हो तो लाओ मुन्नी की दूसरी जगह शादी किए देते हैं। अम्मा छूटते ही बोली, अजी आग लगे तुम्हारे मुंह में, शर्म नहीं आ रही? बाल बच्चों के बीच बैठे कैसी बातें कर रहे हो? चले दूसरी शादी कर देते हैं। सारी बिरादरी और शहर में हमारे जन्म पे थूकेंगे फिर सब। पहले ही कौन सी नेक नामी फैली है। अच्छी तुम्हारी आर्य समाजियों के साथ रह रहकर अकल सठिया गई है। तो फिर तुम ही बताओ क्या करूं? अकल की बात कहता हूं तो तुम्हारी समझ में नहीं आती, कुछ कहो तो तुम हो जाती हो नाराज। तुम ही बताओ क्या किया जाए? मेरी समझ में तो इससे अच्छा मौका मिलेगा नहीं। खुद घर आया है, तुम यह भी सोचो मुन्नी का यहाँ होगा क्या? अपने वहीं रहेगी, घर गृहस्थी संभालेगी।
बाद में जब सांप निकल जाए तो लकीरें पीटते रहना। वही वाला हिसाब है, आंगन आए नाग न पूजे, बाबी पूजन जाए। अम्मा ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि अचानक मुन्नी फूट फूट कर रोने लगी, जिससे सब चौंक गए। अभी तक वह दीवार से पीठ टिकाए घुटने ऊपर की उकड़ू बैठी थी। जाड़े के कारण या मुंह छिपाए रखने के कारण अपनी दोनों बाहों से घुटने घेर रखे थे। अब उसका सिर रुलाई के झटकों से हिलने लगा। मैं उसके पास था और मेरे माथे से हाथ लगाकर उसका सिर ऊपर उठाते हुए दिखी स्वर में पूछा, क्या बात है मुन्नी, बोलो, बता क्यों रो रही है। उसने ताकत लगाकर सिर छुड़ा लिया और यूं ही जोर जोर से रोने लगी। कुछ बात हो तो मुन्नी बताओ, हमें कैसे पता चलेगा। भाई साहब ने हमदर्दी जताई। बिना जवाब दिए रोती रही। कुछ देर बाद बड़ी मुश्किल से उसने रोते हुए सिसकियों में कहा, बाबूजी, बाबूजी, तुम मुझे अपने हाथ से जहर देकर मार डालो, मेरा गला घोट दो, मुझे वहां मत भेजो, मुझे वहां मत भेजो बाबूजी, मैं वहां मर जाऊंगी, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, पाँव पड़ती हूँ, मुझे कहीं मत जाने दो। और एकदम झपट कर वह खाट के नीचे लटके बाबूजी के पैरों से लिपट गई और बिलक बिलक कर रोने लगी। हम सब लोगों की आंखों में आंसू भर आए। अम्मा अपने गिरते हुए आंसुओं को पल्ले से पहुंचती हुई मुंह खोलकर सिसकती सी सांसें लेती रही। अरे अरे, ये क्या करती है। बाबूजी ने झुककर काफी बल लगाकर उसे अपनी गोद में खींच लिया। उनकी गोद में औंधी लिपट गई और कटती हुई गाय की तरह रोती रही। अपनी रुलाई और चित्कारों को वह बाबूजी की कमीज को अधिक से अधिक मुंह में ठूस कर दबाने की कोशिश करती थी, लेकिन लगता था जैसे रुलाई उसकी पसलियां तोड़कर बाहर फूट पड़ना चाहती। उसके दोनों कंधे, सारा शरीर रुद्रन के झटकों से बुरी तरह कांप रहा था। उसके हिलते हुए काले काले बाल सिर पर झुककर थोड़ी से बाबूजी को निःशब्द भिगोते रहे। मोटे मोटे आंसू उनके गालों में ढुलककर मुन्नी की बातों में खो जाते। अपने हृदय की बेचैनी को वे जल्दी जल्दी उसकी पीठ पर सांत्वना का हाथ फेरकर दबाने की कोशिश करते। हम लोगों की आंखों से भी आंसू चुपचाप निकल रहे थे। कभी कभी खारा खारा तीखा तेजाब होठों के कोनों से मुंह में आ जाता। उठते हुए आवेगों को दबाने और नाक से बहते हुए पानी को रोकने के लिए बार बार नाक से सांस खींचते। कुंवर से जब नहीं रह गया तो अम्मा से चिपट कर रोलेगा, अम्मा, मुन्नी जीजी को नहीं जाने दो, उन्हें मत भेजो। सब इतनी दुखी लड़की के प्रति हम लोगों की इतनी अपेक्षाएं, कभी कभी दुर्व्यवहार दिखाया, इसे सोच सोचकर और कष्ट हो रहा था। मैंने निश्चय किया कि मैं मुन्नी को मैं रखूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इस लड़की के लिए खाने कपड़े का इंतजाम हम लोग नहीं कर सकते क्या। और 8-10 मिनट बाद जब उद्वेग कुछ कम हुआ तो मुन्नी ने फिर कहा, बाबूजी, मैं किसी का चौका बर्तन कूट लूंगी, पीस कूट लूंगी, वहां मत भेजो। बाबूजी अब अपने पर नियंत्रण पा चुके थे। समझाते हुए बोले, हम लोग क्या कोई गैर हैं। तू आधी रात को यहाँ आ जाइयो, कोई ऐसी बात देखकर तो तेरा घर पहले है, हमारा बाद में, पर तू इस बार तो मान जा, अब कोई बात नहीं होगी। नहीं बाबूजी, जैसे किसी भयंकर दैत्य की कल्पना में वह फफक रही, मुझे उस कुएं में मत धकेलो। इस बार बाबूजी ने कर्राते हुए स्वर में घायल होकर कहा, तेरी भलाई के लिए ही तो कर रहा हूँ बिटिया, वहाँ अपना घर है, तू नहीं संभालेगी तो फिर बिगड़ेगा। तेरी भलाई इसी में है बेटी, वहाँ बिरादरी में बदनामी फैलती है, सब लोग उंगली उठाते हैं, किस किस का मुंह रोकेंगे। जिस दिन मेरे बारे में ऐसी वैसी बात सुनो, मुझे अपने हाथ से जहर देकर मार देना बाबूजी। वह रोती नहीं, लगता था प्रयत्न करने पर भी उसकी रुलाई थम नहीं रही है। बाबूजी फिर रोने लगे। इस बार लगा कि वे काफी देर तक अपने को संभाल नहीं पाएंगे और कुछ देर बाद ही भी फूट फूट कर रोने लगेंगे। फिर मुन्नी को एक और खाट पर हटाकर वे जल्दी उठकर बाहर चले गए। उसके बाद काफी देर बाद हम लोग लगभग 1 घंटा यूं ही बैठे रहे, चुपचाप गुमसुम। फिर जब ठंड लगने लगी और नींद आने लगी, एक एक करके उठकर जाने लगे। मुन्नी और अम्मा चारपाई पर पड़ी सिसकती रहीं और सुबह मुन्नी को विदा कर दिया गया। वह चीख चीख कर रोती रही, बिलक बिलक कर रोती रही, लिपट लिपट कर रोती रही। उस समय उसने कहा, कुछ नहीं, बस रोती ही रही, मानो हिस्टीरिया का दौरा आ गया है। प्रभा से लिपट कर तो इस तरह रोई जैसे जन्म जन्मांतर की विदा ले रही हुई। एक दूसरे को छोड़ना ही नहीं चाहती थी दोनों। गाड़ी को देर हुई थी, इसलिए बड़ी मुश्किल से उन्हें छुड़ाया गया। बाबूजी उस समय किसी काम से चले गए थे। मुन्नी मेरे ही बात की थी, इसलिए घर भर में मैं ही उसके सबसे अधिक प्यार करता था। मेरे गले में बाहें डालकर तो वह बुरी तरह डकरा डकरा कर रोई। कंठ फंस गया था और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे शरीर का एक एक रेशा अलग अलग बिखर जाएगा, मेरी पसलियां विस्फोट से फट जाएंगी और कलेजा मुंह की राह निकल पड़ेगा। उसने जैसे तैसे सिर्फ इतना ही कहा, भैया भाभी से बोलना। उन्होंने कुछ भी नहीं किया और इसके बाद वह चली गई। उसे होश नहीं था, बस रोए चली जा रही थी। जब तक गाड़ी दिखी मैं उसे देखता रहा, फिर अपनी कोठरी में आकर किवाड़ बंद करके बैठ गया। आंसू लगातार गालों से बहकर
आते हुए गोद में गिरते रहे और मैं समाधिस्थ की तरह बैठा रहा। मन में कुछ गूंज रहा था जिसे मैं समझ नहीं पाता था। घर में मुर्दानी छाई हुई थी, कोई मुंह लटका इधर बैठा था तो कोई उधर सिसक रहा था, मानो किसी को फूंक कर आए हो। घर की हर दीवार हाय हाय करके खाने को दौड़ती थी।